दोस्तों, बात करने वाले हैं आज। एक व्यक्ति ने मैसेज किया है कि मैंने नोएडा में 2010 में एक घर खरीदा था 33 लाख रुपए का। 2010 में 33 लाख का एक घर खरीदा था और आज उस घर की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए हो गई है। यानी उस घर की कीमत आज यानी 2025 आते आते 1 करोड़ रुपए हो गई है। और उस समय उस घर का जो किराया था, जब वो 33 लाख में उसने जब खरीदा तो वहां पर वो 10,000 रुपए रूम किराया, वही घर 10,000 में मिलता था। और 1 करोड़ होने के बाद उसकी आज जो किराया है लगता है वो लगभग 25,000 रुपए हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या इस व्यक्ति ने जो घर खरीदा है वो सही किया घर खरीद के? क्योंकि आज उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई है। अगर ये घर खरीदता, नहीं खरीदता मान लीजिए, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता तो क्या हो सकता था? इन सभी बातों का इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो व्यक्ति है उसने 33 लाख का जो घर खरीदा था 2010 में, तो 33 लाख का जो घर खरीदा था वो 1 करोड़ का हो चुका है 2025 आते आते। तो हम बात करते हैं कि उसने 15 साल के लिए ये लोन लिया और उसका रिटर्न जो ब्याज उससे लेगा वो लगभग 8% है। तो उसकी जो ईएमआई बनती है वो बनती है 31,540 रुपए। यानी मंथली उसको अब ईएमआई देनी है 15 साल के लिए 31,540 रुपए। वो हर मंथ वहां पर ईएमआई पे करेगा, तब जाके ये जो 33 लाख रुपए उनका पे हो पाएगा। तो ऐसे कुल ब्याज वो 15 साल में जो ब्याज टोटल ब्याज देगा वो देगा 23,77,000 रुपए का ब्याज वो दे चुका होगा 15 साल में। टोटल अमाउंट प्लस मूलधन और ब्याज हम कैलकुलेट करते हैं तो 56,77,000 रुपए का टोटल अमाउंट होता है जो 15 साल के बाद उसको पे करना है। तो ऐसे करके उसको यानी ये जो प्लॉट टोटल अमाउंट पड़ा उसका 56,77,000 में, और आज की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए की। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तो हुआ है, अच्छी बात है, परंतु अगर वो ईएमआई पे नहीं लेता और इसको एसआईपी करके फिर लेता तो क्या फायदा होने वाला था, उसी की बात करने वाले हैं। अब वो 2010 में बात कर रहे थे कि 10,000 रुपए उसका किराया था, यानी इसी घर का 2010 में 10,000 रुपए किराया था। तो हम ये लोन नहीं लेते तो और 10,000 रुपए किराए से इसी घर में हम रहते, तो बाकी 10,000 देने के बाद में अगर इस ईएमआई से अगर 10,000 रुपए हम माइनस निकाल देते हैं 21,500 में, तो 21,500 रुपए हमारे पास शेष बचता है। तो क्या हम एक एसआईपी नहीं कर सकते थे 21,000 रुपए की? 21,500 रुपए की अगर एसआईपी करते हम तो क्या बेनिफिट हो सकता था हमें? क्या ये घर इतने का ही पड़ता या हमें और बेनिफिट हो सकता था? अगर हम एसआईपी करते 31,500 रुपए की तो हमें क्या क्या फायदा हो सकते थे? पहली बात तो आपको जो ईएमआई का जो बर्डन है आपके दिमाग के ऊपर कि अब मुझे हर मंथ ईएमआई देनी है, वो नहीं रहती आपके ऊपर, क्योंकि यहां आप एक स्वतंत्र हैं। आपकी एसआईपी जाने वाली है, उसमें आपको ये नहीं कि मुझे हर मंथ एसआईपी। मान लीजिए आपका बजट कहीं डगमगा गया, या हम बात कर रहे थे कि आपकी नौकरी छूट जाए या जॉब चली जाए, या आपने जॉब चेंज करने के लिए 1 महीना या 2 महीने का इंतजार किया है कि दूसरी जॉब मिलने में, तो वहां पर आप इस एसआईपी को स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो। परंतु आप अगर ईएमआई पे चल रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। इसीलिए ये जो ईएमआई का भार है वो आप पर नहीं रहता, और आपकी जो एसआईपी वो भी आपको 21,000 रुपए में ही करनी पड़ती। अगर 21,000 रुपए की एसआईपी आप करते, यही 15 साल की बात कर रहे हैं, 15 साल तक आप 21,000 रुपए की ईएमआई करते, और हम मिनिमम 12% का ही रिटर्न मानते हैं, ज्यादा नहीं। अगर आप एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में और मात्र 12% का रिटर्न मानते हैं, 12% का इसलिए कि आज तक जो सेंसेक्स का जो रिटर्न निकल के आया है आप देख लीजिए, यानी लार्ज कैप फंड का भी देख लीजिए आप, 12% से कम का रिटर्न नहीं रहा है लगभग जितने साल से चला हुआ है हमारा से मार्केट सिस्टम। तो हम मिनिमम 12% का रिटर्न मानते हैं, अगर ज्यादा मिले तो बात अलग है। परंतु अगर 12% का यहाँ पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका हो जाएगा 15 साल में इन्वेस्टमेंट, वो हो जाएगा आपका 38,70,000 रुपए। 38,70,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर इसका रिटर्न हम कैलकुलेट करके देखे हैं तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी हमारी, वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर टोटल वैल्यू निकल के आती है आपकी 1 करोड़ और 8 लाख रुपए की। यानी यही पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते, सिर्फ आपको न कोई ईएमआई देनी थी न कुछ, मात्र 10,000 रुपए से जो किराया दे रहा था उसी घर में रहते, और वहां से जो पैसा बचता उसकी एसआईपी कर देते आप 15 साल के लिए, और 12% के रिटर्न की बात करते हैं। ये रिटर्न है 12% का, हम रिटर्न की बात करते हैं। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता आपका
15 साल में तो 38 लाख रुपए होता। यहाँ पर आपको 56 लाख रुपए देना पड़ा है, यहाँ पर 38 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होता, उसकी वैल्यू हो जाती 1 करोड़ 8 लाख रुपए यहाँ पर आपके बनते। अब ये प्लॉट आप आराम से खरीद सकते थे, खरीदने वैल्यू तो लगभग इसी बराबरी आई है, परंतु आपको जो टेंशन और आपके ऊपर एक भार था इस लोन को चुकाने का वो नहीं रहता। यहाँ पर आपको एक आजादी मिलती और उसी घर को आज भी आप खरीद सकते थे। तो आप इस प्रकार से भी एक घर खरीद सकते थे। अब आप कहोगे कि क्या कंटिन्यू 15 साल तक आप 10,000 में ही रहते, किराया तो बढ़ता, सही है आपकी बात, क्योंकि किराया भी लगातार बढ़ता रहता है। परंतु बात करते हैं, अगर किराया बढ़ता है मान लीजिए, तो क्या आप इस ईएमआई में मात्र साल की 5% पैसे नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि आपकी सैलरी भी तो बढ़ी होगी 15 साल में, ऐसा तो नहीं है कि उतनी सेम की सेम है। तो आप इसमें 5% अगर बढ़ाते तो आपका कितना पैसा और बढ़ने वाला था वो भी आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। बहुत ही इजी और आसान तरीका है, ऐसे भी आप करके और ईएमआई से छुटकारा पाके और एसआईपी के माध्यम से एक आजादी से आप अपने जीवन व्यतीत करते हुए और मजे से एक घर आसानी से इस प्रकार से खरीद सकते थे। वीडियो कैलकुलेट एजुकेशन पर्पज आधारित है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा आगे, वो भी इस प्रकार से अपना कैलकुलेट और करके पूरा डिसीजन ले सकते हैं। और मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, आगे देखते रहिए वीडियो और तब तक इन्वेस्टमेंट करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।